जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। दोस्तों, इनकी दो प्रमुख कृति हैं, कनुप्रिया और आंधा युग। कनुप्रिया और आंधा युग इनकी दो प्रमुख कृति हैं। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप अपने पास कलम और कॉपी लेकर अवश्य बैठिएगा और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? आपको बताना है कि कलम की सिपाही क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, जीवनी। कलम की सिपाही एक जीवनी है और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और कलम की सिपाही अमृत राय की रचना है, याद रखें। कलम की सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। और अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र हैं, याद रखेंगे। अमृत राय कौन है? प्रेमचंद के पुत्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है और निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। आपको बताना है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कृति है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ठेठ हिंदी का ठाठ इनकी महत्वपूर्ण कृति है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता है। आपको बताना है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता है। इनकी प्रमुख कृति है त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल। याद रखेंगे, त्रिधारा, बिखरे मोती, मुकुल इनकी प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी, बिहारी। और इनकी कृति का नाम क्या है? बिहारी सतसई। याद रखेंगे, रीतिकाल का बिहारी ऐसा कवि है जो एकमात्र अपनी कृति के लिए साहित्य में अमर हो गए और इनकी कृति का नाम क्या है? बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृति है पौम चरियु, डिस्नेमी चरियु। याद रखेंगे, पौम चरियु, डिस्नेमी चरियु इनकी प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। आपको बताना है कि ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को
संत कवि के नाम से जाना जाता है? कबीरदास और गुरु नानक ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास और गुरु नानक। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि कथा सम्राट किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद को कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी है और लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं। इसी कारण से इन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है कि चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे। आपका करेक्ट आंसर होगा डी पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख कृति है पृथ्वीराज रासो, याद रखेंगे। इनकी प्रमुख कृति है पृथ्वीराज रासो, एक महाकाव्य है या प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनकी प्रमुख काव्य कृति है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। याद रखेंगे, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? आपको बताना है कि गोदान किसकी कृति है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी प्रेमचंद। गोदान प्रेमचंद की कृति है। दोस्तों, गोदान की विधा क्या है? तो गोदान एक उपन्यास है, याद रखें। गोदान क्या है? एक उपन्यास है। और होरी तथा धनिया, होरी तथा धनिया गोदान के मुख्य पात्र हैं, याद रखें। होरी तथा धनिया गोदान के मुख्य पात्र है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं मैथिल भाषा में लिखी थी, मैथिली भाषा में लिखी थी, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। और इनकी प्रमुख कृति है विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कृति पताका। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कृति पताका इनकी प्रमुख काव्य कृति है। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। आपको बताना है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका है और इनकी कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। इनकी कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के रचनाकार है। आपको बताना है कि ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार है और इनकी प्रमुख और भी कहानियां हैं, जैसे पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, दो बैलों का कथा। इनकी संपूर्ण कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। याद रखें, इनकी संपूर्ण कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? आपको बताना है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए मैथिली। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली है, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली भाषा में विद्यापति की पदावली होने के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश के रहने वाले थे? आपको बताना है कि फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रदेश के रहने वाले थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी बिहार। फणीश्वर नाथ रेणु बिहार के रहने वाले थे। इनके 2 प्रमुख उपन्यास है, याद रखेंगे, पड़ती परिकथा और महिला आंचल। इनके 2 प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता। आपको बताना है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानंद माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है और इनकी एक प्रमुख और काव्य है जिसका नाम है अंधेरे में। याद रखेंगे,
अंधेरे में मुक्तिबोध का प्रमुख काव्य है। अगला प्रश्न है यामा के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन यामा के रचयिता है। करेक्ट आंसर होगा सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यामा के रचयिता है। दोस्तों महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखेंगे। कब मिला था? 1982 ईस्वी में। महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए ही 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न है भिक्षुक कविता के रचयिता। आपको बताना है कि भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी निराला। निराला भिक्षुक कविता के रचयिता है। इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन आत्मजयी के रचयिता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आत्मजयी के रचयिता है। अगला प्रश्न है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है। आपको बताना है कि प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए प्रेमचंद। प्रेमचंद प्रेम पचीसी कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था, याद रखेंगे। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में दिया गया था। मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप। मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को सर्वप्रथम 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 ईस्वी में। हिंदी साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 ईस्वी में उनके साहित्य चिदम्बरापन। इसको आप लोग नोट कर लेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप वीडियो को क्लिक कर लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। इसलिए मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है दोस्तों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। आपको बताना है कि संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन रंगभूमि उपन्यास के उपन्यासकार हैं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि रंगभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है। आपको बताना है कमेंट्स वक्त में कि रंगभूमि उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? सूरदास। रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र सूरदास हैं। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। आपको बताना है कि त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार है। इसके अलावा इनके और महत्वपूर्ण उपन्यास है सुनीता, परख। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है, याद रखेंगे। सुनीता और परख इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रेम सागर के लेखक कौन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रेम सागर के लेखक हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार हैं और ये हिंदी के प्रथम गद्य लेखक हैं, याद रखेंगे। हिंदी के प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो लल्लू लाल है और इनकी कृति का नाम क्या है? प्रेम सागर। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। आपको बताना है कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी राम। तुलसीदास ने अपनी
रचनाओं में राम का वर्णन किया है। और तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि है, याद रखेंगे। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि है, तो सगुण भक्ति धारा के कवि है। तुलसीदास के प्रमुख काव्य कृति है कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नछऊ। याद रखेंगे दोस्तों, आज का ट्रेनिंग में ज्यादातर पूछा जा रहा रामलला नछऊ किसकी कृति है, तो रामलला नछऊ तुलसीदास की कृति है। यह ट्रेनिंग में प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है। आपको बताना है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, राजनीतिक समस्या। महाभोज में राजनीतिक समस्या को दिखाया गया है। और महाभोज किसकी कृति है, तो मन्नू भंडारी की, याद रखेंगे। महाभोज किसकी कृति है, मन्नू भंडारी की है। इसके अलावा इनकी और एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है आपका बंटी, याद रखेंगे। आपका बंटी महादेवी वर्मा का उपन्यास है और इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा क्या है। आपको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सूरदास। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। आपको बताना है कि कमायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, महाकाव्य। कमायनी महाकाव्य है। दोस्तों महाकाव्य को प्रबंध काव्य भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महाकाव्य को क्या कहते हैं, प्रबंध काव्य भी कहते हैं। और कमायनी किसका महाकाव्य है, तो ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, याद रखेंगे। कमायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अगला प्रश्न है सूरदास के गुरु कौन थे। आपको बताना है दोस्तों कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। आपको बताना है कि गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। और इनकी कृति का नाम क्या है दोस्तों, बिहारी सतसई, याद रखेंगे। बिहारी के कृति का नाम क्या है, बिहारी सतसई। और ये एकमात्र कृति के लिए हिंदी साहित्य में फेमस हो गए। और इसमें कितने दोहे हैं, तो 713 दोहे हैं, याद रखेंगे। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं, 713 दोहे हैं। अगला प्रश्न है निराला को कैसा कवि माना जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। दोस्तों निराला के प्रमुख काव्य कृति है अर्चना, अप्सरा, अनामिका, कुकुरमुता, गीतिका, बेला, राम की शक्ति पूजा, परिमल इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृति है। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार है, याद रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको बताना है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, भक्ति काल।
भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन, याद रखें, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। आपको बताना है कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचयिता है। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जय सिंह। राजा जय सिंह के बिहारी दरबारी कवि थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। दोस्तों जयशंकर प्रसाद के मुख्य नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, याद रखें, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु इनके प्रमुख नाटक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, प्रेमचंद। प्रेमचंद पूस की रात कहानी के कहानीकार है। दोस्तों मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपको बताना है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों इसी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो संस्कृति के 4 अध्याय, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता है। आपको बताना है कि सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर सुहाग के नूपुर के रचयिता है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। आपको बताना है कि झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। दोस्तों इनके और महत्वपूर्ण काव्य कृति है जैसे करुणालय, कानन कुसुम, कामायनी, आंसू, प्रेम पथिक, लहर इनकी प्रमुख काव्य कृति है। एक बार पुनः रिपीट कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। करुणालय, कानन कुसुम, कामायनी, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर इनकी प्रमुख काव्य कृति है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है मेरे दोस्तों, तो याद रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाई, मित्र और बहन को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कोई किसी भी प्रकार के एग्जाम को क्रैक कर सके। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत से प्रश्न को तैयार किया गया है और ताकि इससे हर परीक्षार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, आंसू काव्य के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन आंसू काव्य के रचनाकार है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद आंसू काव्य के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कूटज के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन कूटज के रचयिता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटज के रचयिता है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के रचयिता है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या है। आपको बताना है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है।
तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, तलाक से जुड़ी समस्या। आपका बंटी उपन्यास का प्रधान समस्या क्या है? तलाक से जुड़ी समस्या है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि आपका बंटी किसका उपन्यास है। आपको बताना है कि आपका बंटी किसका उपन्यास है। तो आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। याद रखें, आपका बंटी किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन रसिक प्रिया के रचयिता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, केशव दास। केशव दास रसिक प्रिया के रचयिता है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू की चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है। आपको बताना है इनमें से कौन शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, भूषण किस रस के कवि थे। आपको बताना है दोस्तों कि भूषण किस रस के कवि थे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, वीर रस। भूषण वीर रस के कवि थे। दोस्तों इनकी प्रमुख काव्य कृति है छत्रसाल शतक। आप लोग याद रखेंगे, छत्रसाल शतक, शिवराज भूषण, शिवा भामिनी। याद रखेंगे, शिवराज भूषण, शिवा भामिनी इनके प्रमुख काव्य कृति है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है। दोस्तों आपको बताना है कि रामचरितमानस में कितने कांड है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से है दोस्तों? तो पहला है बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें से पहला और अंतिम, यानी कि पहला और अंतिम कांड ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। और अंतिम कौन सा कांड है? उत्तर कांड। और एक ज़्यादातर सुंदर कांड पूछा जाता है। याद रखेंगे। तो सुंदर कांड कितने नंबर पर है? तो 5 नंबर पर है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। आपको बताना है कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, सरहप्पा। सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि किसने माना है। तो रामचंद्र शुक्ल। याद रखेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने सरहप्पा को हिंदी का आदि कवि माना है। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। याद रखेंगे, दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। आपको बताना है कि निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया। याद रखें, कौन कौन से? निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। भक्ति धारा को 2 भागों में, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को पुनः 2 भागों में बांटा गया, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। याद रखेंगे, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। याद रखें, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। राम काव्य धारा का श्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास है। और कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास है। याद रखेंगे, कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी कृति है। आपको बताना है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, जयसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है। इनकी 2 और प्रमुख कृति है, आखिरी कलाम और अखरावट। याद रखेंगे, आखिरी कलाम और अखरावट इनकी 2 और महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है कि तितली किसकी रचना है। आपको बताना है कि तितली किसकी रचना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों तितली क्या है? तो तितली उपन्यास है। याद रखेंगे। और इनके 2 और महत्वपूर्ण उपन्यास है, कंकाल और इरावती। याद रखें, कंकाल और इरावती इनके 2 और महत्वपूर्ण उपन्यास है। और इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। याद रखें, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। आपको बताना है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए, कमायनी। श्रद्धा कमायनी की
नायिका है? दोस्तों आपको कमेंट्स में बताना है कि मनु किस कृति का नायक है। आपको बताना है कि मनु किस कृति का नायक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन छायावाद के प्रवर्तक है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास हैं। दोस्तों इस उपन्यास को किसने पूरा किया? तो इनके पुत्र अमृत राय, याद रखेंगे। मंगलसूत्र को अमृत राय ने पूरा किया। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। आपको बताना है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखें, मलिक मोहम्मद जायसी प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के कहानीकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन हार की जीत कहानी के कहानीकार है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, सुदर्शन। सुदर्शन हार की जीत कहानी के कहानीकार है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। आपको बताना है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी के प्रथम पत्र है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन हिंदी के प्रथम गद्यकार है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार है और इनकी कृति का नाम क्या है? प्रेम सागर। याद रखें, इनकी कृति का नाम क्या है? प्रेम सागर। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता है। आपको बताना है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सरहप्पा। दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार है। आपको बताना है कि भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती काव्य के रचनाकार है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। दोस्तों आपको बताना कि इनमें से कौन पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार है। आपको बताना है कि इनमें से कौन प्रेम सागर के रचनाकार है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, लल्लू लाल। लल्लू लाल प्रेम सागर के रचनाकार है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन पल्लव के रचयिता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव के रचयिता है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन अतीत के चलचित्र के रचयिता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र के रचयिता है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है। दोस्तों आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पुनर्जागरण काल कहा है। याद रखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? पुनर्जागरण काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल का अभिप्राय किस काल से है। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्य काल को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, रीतिकाल।
उत्तर मध्य काल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का रचना है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने कितने कालों में विभाजित किया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 4। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। पहला है वीरगाथा काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा गद्य काल। इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। पहला आदि काल जिसको वीरगाथा काल कहा है, दूसरा पूर्व मध्य काल जिसको भक्ति काल कहा है, तीसरा उत्तर मध्य काल जिसको रीति काल कहा है, चौथा आधुनिक काल जिसको गद्य काल कहा है। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है? आपको बताना है कि गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, फ्रेंच। गारसा द तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया। और इनके पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, याद रखेंगे, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गारसा द तासी के इतिहास साहित्य ग्रंथ का नाम क्या है? आपको बताना है कि गारसा द तासी के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, जो कि 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, है ना। 1839 ईस्वी में प्रथम भाग और 1847 ईस्वी में द्वितीय भाग प्रकाशित हुआ था। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका इतिहास ग्रंथ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका इतिहास ग्रंथ है, इसको आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल किसने कहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा है। दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद किसने कहा है, इसको आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद आदि काल को चारण काल किसने कहा है। तो दोस्तों राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल नाम रखा है। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका है? जनता की चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यह कथन किसका है? दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों यह बीपीएससी 1 के एग्जाम में आया था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल नामकरण को किसने आदि काल कहा? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल कहा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय माना है। आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या माना है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, संवत 1050 से 1375। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय
संवत 1050 से 1375 माना है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को राहुल संकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? आपको बताना है कि वीरगाथा काल को राहुल संकृत्यायन ने क्या नाम दिया है। आपका करेक्ट आंसर होगा डी, सिद्ध सामंत काल। राहुल संकृत्यायन ने वीरगाथा काल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल को वीर काल किसने कहा है? आपको बताना है कि वीरगाथा काल को वीर काल किसने कहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरगाथा काल को वीर काल कहा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चरण काल दो भागों में विभाजित किया है? आपको बताना है दोस्तों कि किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदि काल को संधि काल और चारण काल, दोस्तों यहाँ पर चारण होगा, चरण नहीं होगा, मिसप्रिंट है, चारण होगा। चारण काल को दो भागों में विभाजित किया यानी कि बांटा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदि काल को दो भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 8वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, मित्रों, बहन भाइयों को शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।